दो भाइयों को अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन में चढ़कर सिर्फ कुछ कोयले चुरा लिए थे, जिन्हें वे बाजार में दूध की दो छोटी छोटी थैलियों के बदले में बेच सकते थे। छोटा भाई सरू लालच की उम्र में था। पास में ही सुगंधित चटकती हुई चीनी की बालियां देखकर उसने अपने भाई को कुछ लाने के लिए खींचा, लेकिन उसका भाई, जो वर्तमान पर केंद्रित था, भविष्य में उसे भरपूर दूध दिलाने का केवल वादा ही कर सका। दूध देखकर माँ खुशी से झूम उठी। वह जानती थी कि उसके बच्चे चोरी कर रहे हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते जिसकी तनख्वाह केवल आधा पत्थर थी, उसके लिए 3 बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल था। जब काम पर जाने का समय हुआ तो माँ ने सरू को अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए कहा और जल्दी से चली गई। बड़े भाई को अपनी माँ पर तरस आ रहा था। उसने अपने छोटे भाई के सो जाने का इंतजार किया और चुपचाप उठकर बाहर कोई छोटा मोटा काम ढूंढने का इरादा किया। अचानक उसका छोटा भाई जाग गया और कुर्सियां उठाने और गाड़ियां धकेलने लगा। वह अपनी योग्यता साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, बस अपने भाई के साथ जाना चाहता था। उस जिद्दी मगर समझदार चेहरे को देखकर बड़े भाई ने आखिरकार हार मान ली और अपने छोटे भाई को साथ ले गया। बेचारे बच्चे असल में छोटे मोटे काम नहीं करते थे, बल्कि बस ट्रेनों में कूड़ा ढूंढते फिरते थे। अगर कुछ नहीं बचता था तो वे सामान पहुंचाते या कड़ी मेहनत करते थे। 2 भाई आधी रात तक मेहनत करते रहे, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिला। बड़ा भाई काम ढूंढना चाहता था, लेकिन उसका छोटा भाई इतनी नींद में था कि आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसने उसे एक बेंच पर बिठाया और बार बार उससे रुकने और उसके लौटने का इंतजार करने का आग्रह किया, लेकिन देर रात तक उसका भाई नहीं आया। छोटा भाई सारू उठा तो उसने खुद को अकेला पाया। घनी अंधेरी रात, गहरा सन्नाटा उसे डर और उत्सुकता से भर रहा था। उसने सब कुछ रोशन कर दिया, सावधानी से अपने भाई का नाम पुकारा और चुपचाप एक खाली ट्रेन के डिब्बे में शरण ली। जब वो फिर से उठा तो ट्रेन की गर्जना सुनाई दी और सरू को पहले ही दूसरे दरवाजे से अंदर ले जाया गया था। दरवाजे पर सरू को एक अजीब दुनिया का एहसास हुआ। वह ट्रेन से कूदकर घर लौटना चाहता था, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं और चाहे वह कितनी भी जोर से चिल्लाए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरू खिड़की से बाहर देखता रहा। जैसे जैसे सूरज डूबता गया, पेड़ों की परछाइयां तेजी से ढलती गईं, ये संकेत देते हुए कि उसका प्यारा घर धीरे धीरे उसे दूर होता जाएगा। सरू ने यह सब चुपचाप स्वीकार कर लिया। उस शाम तक जब ट्रेन आखिरकार बांग्लादेश में रुकी और चली गई, छोटा सरू एक खंबे से चिपककर अपने भाई को पुकार रहा था, लेकिन उसे बस शोरगुल सुनाई दे रहा था। वह जल्दी से टिकट खिड़की पर गया, अपने शहर का नाम बताया और घर का टिकट खरीदने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोग बंगाली बोलते थे। हिंदी बोलने वाला और बिना पैसे वाला बच्चा हवा में उड़ती धूल की तरह रहने के लिए नियत था। जहां भी जाता उसे तिरस्कृत किया जाता। सारू रेलवे स्टेशन पर बेघर बच्चों में से एक बन गया। आधी रात को जब भीड़ छट गई तो वह उदास होकर एक कोने में दुबक गया। उसने देखा कि सड़क के उस पार एक बेघर बच्चा धीरे से एक कागज का टुकड़ा उसके पास सरका रहा है। वह चुपचाप उसके पास गया। यही उसकी रात का बिस्तर था, उसे मिली सबसे बड़ी मेहरबानी। लेकिन इस दयनीय चेहरे के बावजूद कोई मन ही मन बुरे इरादे पाल रहा था। यह मानव तस्करों का एक गिरोह था जो सड़क पर रहने वाले बच्चों का अपहरण और तस्करी करने में माहिर था। आधी रात को पैदल चलने वालों की कमी का फायदा उठाकर उन्होंने रेलवे स्टेशन पर लोगों के साथ बेशर्मी से बलात्कार किए और उन्हें चाकू मारे। अपने सामने हुए क्रूर दृश्य को देखकर सारू बेतहाशा भागा। उसका रास्ता अनिश्चित था, लेकिन सौभाग्य से उसे निकलने का रास्ता मिल गया। एक पुलिस अधिकारी गेट पर इंतजार कर रहा था। हालांकि उसने सारू को नहीं रोका, लेकिन उसने अपने पीछे आ रहे तस्करों को भी नजरअंदाज कर दिया। कारण और प्रभाव स्पष्ट थे। फिर भी सारू खतरे से बच निकलने में कामयाब रहा। एक दिन पानी में खो जाने के बाद सारू को आखिरकार चर्च की प्रार्थना सभा में खाना मिल गया। भारी काउंटर की बदौलत सारू आखिरकार चैन की नींद सो गया, लेकिन जब वह नींद से जागा तो सब कुछ अभी भी अनजान था। वह रेलवे स्टेशन लौटा, अपना कंबल लपेटा और रेलवे लाइन के किनारे घर चलने का फैसला किया। सारू ने स्वाभाविक रूप से दिशा नहीं बदली। उसे बस यही विश्वास था कि चूंकि उसके घर में रेलवे है, इसलिए अगर वह चलता रहा तो घर जरूर पहुंच जाएगा। रास्ते में सारू को एक हिंदी बोलने वाली महिला मिली। वह उसके पास गई और यह सुनकर कि सारू खो गया है, उत्साह से बच्चे को घर ले गई। उसने बच्चे को खाना खिलाया और नहलाया। उस रात सरू को पहले से ज्यादा सुकून मिला। उसने उससे कहा कि अगले दिन एक आदमी आएगा और अगर सारू उसकी बात मानेगा तो वह उसकी मां को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। लेकिन उस आदमी को देखकर सारू को अवर्णनीय बेचैनी हुई। उसके चंचल स्पर्श और शारीरिक जांच ने सारू की सतर्कता जगा दी।
यकीनन वह आदमी औरत की ओर मुड़ा और बोला, ये एक बड़ा सा हार है, बिल्कुल हमारे जैसा। सारू स्थितियों की जटिलताओं को नहीं समझता था, लेकिन हवा के अच्छे बुरे का अंदाजा लगाना एक बच्चे की सहज प्रवृत्ति है। इसलिए जब औरत ध्यान नहीं दे रही थी, सारू भाग गया। भागने के बाद सारू ने 2 महीने तक कूड़ा बीनने का काम शुरू कर दिया। जब भूख लगती तो वह कूड़े में खोजबीन करता। थक जाने पर वह टूटे पुल के नीचे सो जाता। एक वयस्क के लिए इस तरह का जीवन अकल्पनीय पीड़ा होती, और छोटा सारू भी इससे अछूता नहीं था। इसलिए जब भी वह आराम करता, वह अपनी माँ के साथ बिताए पलों को याद करता रहता। जिंदगी बहुत कठिन थी। उसकी माँ उसकी उपस्थिति से कितनी खुशी से मुस्कुराती थी। अब उसे अपनी माँ के लिए डटे रहना था। जल्दी ही सारू की मुलाकात एक नेकदिल इंसान से हुई। उस दिन सारू ने एक आदमी को खाते हुए देखा और खुद भी खाने लगा। यह आदमी इस प्यारे से लड़के की ओर आकर्षित हो गया, इसलिए स्थिति को समझते ही वह तुरंत सारू को पुलिस स्टेशन ले गया। यह घर लौटने का एक दुर्लभ अवसर माना जा रहा था, लेकिन जब सारू ने अपने घर का नाम बताया तो पुलिस ने कहा कि उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। इसलिए पुलिस के पास सारू को एक बाल आश्रय गृह में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आश्रय गृह में भोजन, आश्रय और शिक्षक उपलब्ध थे। यह बेघर व्यक्ति के रूप में रहने से बेहतर था। बेघर लोग बहुत थे, लेकिन जब उस रात एक बच्चे को जबरदस्ती ले जाया गया तो सारू को आखिरकार समझ आ गया कि यह जगह बिल्कुल रेलवे स्टेशन जैसी ही थी। सौभाग्य से सारू की मुलाकात श्रीमती सूडे नामक एक स्वयंसेवक से हुई, जो बेघर बच्चों को घर वापस लाने में मदद करती हैं। वह सारू पर नजर रखती थीं। हालांकि गुमशुदगी की रिपोर्ट अखबार में काफी समय से छपी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं थी। आखिरी उपाय के रूप में श्रीमती सूडे ने सारू को एक नया परिवार ढूंढने में मदद की। यह ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प बन गया। सारू ने आश्रय गृहों की तुलना की और स्वाभाविक रूप से इसके लिए उत्सुक होने लगी। और जब वह इस नए घर में पहुंची तो सारू आखिरकार जीवन की एक नई शुरुआत कर पाई। उसका नया परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। यह गौण था। अपने नए माता पिता की कोमलता और देखभाल ने सारू के दिल को खोलने में अहम भूमिका निभाई। 1 साल बाद सारू ने नौकायन और क्रिकेट खेलना सीख लिया। इस धनी परिवार में सारू धीरे धीरे अपने घर को भूल गया। खासकर जब उसकी नई माँ एक और परेशान बच्चे को गोद लेने पर चुपचाप रोती, तो सारू इस दयालु माँ से पूरी तरह जुड़ गया। 20 साल तेजी से बीत गए और सारू को मेलबर्न यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। उसे एक प्रेमिका मिल गई और उसने एक नया जीवन शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया हो। हालांकि कक्षा के एक पुनर्मिलन में मीठे कानों की एक प्लेट ने तुरंत यादें ताज़ा कर दी। वह अपने घर को दोबारा खोजना चाहता था, लेकिन शायद वह भूल गया। उसने अपने घर का नाम भूल गया था और वह उसे ढूंढ नहीं पाया। एक दोस्त ने यह सुनकर कि उसे अभी भी बंगाल स्टेशन याद है, सुझाव दिया कि वह खोज त्रिज्या जानने के लिए यात्री ट्रेन की गति को ट्रेन की प्रति घंटे की गति से गुणा करे। मोबाइल फोन मैप सॉफ्टवेयर पहले से ही काफी उन्नत था। मानचित्र पर सावधानी से खोज करने पर कुछ परिणाम मिल सकते थे। एक बार यह विचार मन में आया तो उसके भीतर वर्षों से छुपी हुई व्यक्तिगत जानकारी फूट पड़ी। सोते हुए वह अपनी माँ के सपने देखता, खड़ी चट्टानें देखता और अपनी माँ और चट्टानों को हिलाने की कठिनाइयों के बारे में सोचता। वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता। एक के बाद एक जगह ढूंढता रहा। महीनों तक नक्शा इनकारों से भरा रहा। घर की उसकी तीव्र लालसा सारू को सता रही थी, जिससे वह गुस्से से भर गया। उसे लगता था कि उसका भाई और माँ अभी भी उसे ढूंढने के लिए तड़प रहे होंगे। इसके अलावा वह अपने विशेषाधिकार जीवन को सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए लाचारवश सारू अपने दत्तक माता पिता से दूर रहने लगा। उसकी दत्तक माँ, जो इस बात को लेकर असमंजस में थी कि सारू ने खुद को परिवार से अलग थलग क्यों कर लिया है, उसे उदास कर दिया। समय के साथ उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता गया। सारू पहले से ही चिंतित था और उसकी दत्तक माँ का दिल टूट गया था। लेकिन अब वह एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही थी जो उसके लिए खतरा थी। वह अपने घर की तलाश में हार नहीं मान सकता था, न ही वह अपनी दत्तक माँ की बीमारी को नज़रअंदाज कर सकता था। उसने अपनी दत्तक माँ को समझाने की कोशिश की और खुद बच्चे पैदा न कर पाने की असमर्थता पर खेद व्यक्त किया, लेकिन उसकी बातों ने उसे गहरा सदमा दिया। हमने बच्चे पैदा न करने का फैसला किया है। दुनिया में बहुत लोग हैं, बच्चों के साथ हम कुछ भी भला करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो होने ही चाहिए, तुम्हारे जैसे बच्चे। हम तुम्हें एक मौका देंगे। वह क्या है? यांगबू के निस्वार्थ प्रेम ने एक बार फिर सालों को डटे रहने का साहस दिया। उसकी पैनी निगाहें लक्ष्य के पूरे दायरे को पहले ही भांप चुकी थीं। अचानक उसे एक विचार आया। उसने दायरे से बाहर खोज की। उसने वह स्टेशन देखा जहां उसके भाई ने उसे उसकी याद में सुला दिया था। जाने पहचाने बंजर पहाड़, जाना पहचाना जंगल। जिस रास्ते पर वह चल रहा था वह उसकी यादों से मेल खाता रहा। सालों की आंखों में आंसू भर आए।
अपने घर का नाम देखने के बाद ही उसके संदेह का समाधान हुआ। वह शुरू से ही उसकी स्पेलिंग गलत लिख रहा था, बस उसकी आवाज़ याद थी। पुल के अपरिवर्तित मेहराब के पीछे पीछे चलते हुए सालो ने आखिरकार अपने घर का पता बता दिया। यांगबू की स्वीकृति से सालो तुरंत भारत के लिए रवाना हो गया। अपनी यादों में एक एक करके सामने आते हुए जाने पहचाने दृश्यों को देखकर सालो ने अपनी उत्तेजना दबा ली, लेकिन जब उसने आखिरकार अपने घर को देखा तो वह गुस्से से भर गया। पुराना घर जर्जर हो चुका था और कब का भेड़ का बाड़ा बन चुका था। उसकी माँ और भाई कहाँ गए? क्या वे अभी भी वहीं हैं? उसके मन में अनगिनत सवाल कौंध रहे थे।